जवाहर कला केंद्र में चल रहे 5 दिवसीय सावन तीज महोत्सव के अंतिम दिन हस्तशिल्प और फूड कोर्ट में सांस्कृतिक छटा के विभिन्न रंग देखने को मिले। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस मेले में कई तरह के हैंडमेड आइटम्स राज्य के विभिन्न अंचलों से आए कलाकारों ने प्रदर्शन किया। मेले में सिल्क और कॉटन की साड़ियाँ, जूट के बैग्स, ग्रामीण परिवेश को दिखाती पेंटिंग्स, मेहंदी की अनोखी डिजाइन, लाख की चूड़ियाँ और रेशम के धागों से बने फ्रेंडशिप बैंड ने लोगों को बरबसी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मार्बल पर नक्काशी के काम के आइटम भी लोगों की खास आकर्षण का केंद्र बने रहे। अच्छी चीजें हैं, हैंडीक्राफ्ट के आइटम बहुत अच्छे हैं, घर को डेकोरेट करने के लिए अच्छी चीजें हैं काफी। क्या परचेज किया? हमने बहुत कुछ परचेज किया है, मसन कवर लिए हैं, कुशन कवर लिए हैं, अभी फिलहाल ये जूट का वॉल हैंगिंग लिया है, काफी चीजें लिए, पेंटिंग्स लिए हैं। वहीं सिरोही से आए कलाकारों के चिकनी मिट्टी से बने मुखौटों को देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो वे अपने आप से बातें करने को आतुर हों। सजे धजे ये मिट्टी के मुखौटे इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे कि इन्हें मेले में आने वाला हर शख्स निहारता नजर आया। ये फेस है, स्पेशल है, हाफ बस्ट है, अलग अलग है नाम। और वो जो हरे राम हरे कृष्ण, हाँ वो है, वो आदिवासी है। कितने का बेचते हैं? ये 250 रुपए जोड़ी बेचते हैं, बड़ी साइज। और मैं खरीदते ना। उधर मेले को मनोरंजन और रोचक बनाने के लिए क्विज प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें लोगों ने पूछे गए सवालों के जवाब देकर उपहार जीते। वहीं लोक कलाकारों ने अपनी नाक से अलगोजा बजाकर मेहमानों का जमकर मनोरंजन किया। इस मौके पर विदेशी सैलानी भी कलाकारों के साथ नाच गाकर मस्ती करने लगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देशी विदेशी सैलानियों के लिए लगाए गए इस सावन तीज महोत्सव का कितना असर पर्यटन पर पड़ेगा, यह तो आने वाला सीजन ही बता सकेगा। सावन शुरू होते ही शहर के हलवाइयों की दुकानों पर घेवरों की महक उठने लगती है। अन्य मिठाइयों की तुलना में घेवर की मांग लोगों में बढ़ जाती है। घेवर यहाँ की पारंपरिक मिठाइयों की श्रेणी में आता है। सावन की तीज माता की पूजा में भी घेवर का प्रयोग होता है। सिंजारा भेजना हो तो उसमें मिठाइयों में घेवर जरूर शामिल होता है। आमतौर पर बाजार में 4 तरह के घेवर उपलब्ध हैं: मीठा, फीका, पनीर और मावा। रबड़ी के घेवर प्रमुख हैं। गोपाल जी के रास्ते में पिछले कई वर्षों से जुड़े व्यवसायी सत्यनारायण पित्तरिया ने बताया कि जिस समय उन्होंने व्यवसाय शुरू किया था उस समय घेवर 7-8 रुपए किलो थे। आज घेवरों के भाव आसमान पर हैं। वनस्पति घी के फीके घेवर 130 रुपए प्रति किलो हैं। इनके मीठे घेवरों के भाव 100 रुपए किलो हैं। देशी घी से बने फीके घेवर 240 रुपए प्रति किलो हैं। वहीं मीठे घेवरों के भाव 200 रुपए प्रति किलो हैं। उन्होंने बताया कि बेतहाशा बढ़ती महंगाई की मार से घेवर भी अछूते नहीं हैं। हालांकि घेवरों की बिक्री परवान पर नहीं चढ़ी है। जैसे जैसे तीज का त्योहार नजदीक आएगा उस समय घेवरों की बिक्री परवान पर होगी। लोगों को बहुत पसंद आते हैं घेवर, जो राजस्थान की एक मिठाई है। राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाई घेवर ही है। ये तीजों पे और गणगौर पे ज़्यादा बिकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ बारों में नहीं बनते हैं, लेकिन तीज पे और गणगौर पे विशेष इसका महत्व रहता है। इधर जयपुर निवासी अनुज कुमार तिवारी ने बताया कि तीज गणगौर के पर्व पर घेवर का प्रचलन सदियों से है। बहुत बढ़िया है। राजस्थान में सबसे बड़ा प्रचलन है इस मिठाई का, बहुत ज़्यादा चलती है।
और तीज पे तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। घर घर में इसको चाहते हैं, ले जाते हैं और बढ़िया मिठाई है सबसे। बदलते परिवेश में घेवर की मिठाई को लोग पसंद करने लगे हैं। दुकानदार भी अब इन घेवरों को नए शेप में बनाकर आकर्षक बनाने में जुटे हैं। ग्यारह बैंकरों को मैंने खत्म कर दिया। फायर कराया तो वो गोली मेरे यहाँ लगी। पाकिस्तानी मेजर मुझको तेरे को वो मार दूंगा जो पूरा वर्ल्ड देखेगा आज मुझको। दिगेंद्र सिंह राजस्थान के उन वीरों में से एक है जिनकी जाबाजी और बहादुरी ये साबित करती है कि वाकई राजस्थान की भूमि वीरों को पैदा करती है। दिगेंद्र सेना के उन बहादुर सिपाहियों में से एक है जिन्होंने करगिल के युद्ध को फतह करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने तोलोलिंग पर तिरंगा लगाकर भारतीय सेना को सफलता की पहली सीढ़ी पर पहुंचाया था। घातक टीम या कोबरा टीम के नाम से जानते थे 2 राजपूतान राइफल्स की चार्ली कंपनी की हमें एक टीम थे, उसका टीम का मैं कमांडर था, नेतृत्व कर रहा था। तो मेरे साथियों मैंने अपना कमांडर को ये बताया कि सर इस तोलोलिंग पहाड़ी पे मैं और मेरे साथी सबसे पहले हम चढ़ना चाहते हैं। इस ऑपरेशन में दिगेंद्र ने एक ही रात में एक पाकिस्तानी मेजर सहित 11 घुसपैठियों को मौत के घाट उतारा था। इस युद्ध में दिगेंद्र के 2 सगे भाई भी मोर्चा ले रहे थे जो अलग अलग यूनिट्स में तैनात थे। इस युद्ध में दिगेंद्र के 5 गोलियां भी लगी थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक ही जुनून था, तोलोलिंग पर तिरंगा लगाना। मुझे उठा लिया, मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला धन्य वो जन्मभूमि, धन्य वो माँ बाप दिगेंद्र, आज पूरा देश तेरा कर्जवान है। तने आज हिंदुस्तान को पहली कामयाबी दिलाई है मेरे बच्चे, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। आज हिंदुस्तान की पहली कामयाबी का जब भी जिक्र चलेगा तो तेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में होगा। और मैंने अपने कमांडर को यही बताया सर जी कि मेरे 2 भाई हैं, मैंने अपने बाप का बदला ले लिया। मेरे पापा 1948 में पाकिस्तानियों ने गोली मारी थी और मैंने उन 5 गोलियों का बदला ले लिया है, लेकिन मेरे जो 5 गोली लगी उन मेरे भाइयों को ऑर्डर दे देना जो दूसरी यूनिट पर लड़ाई लड़ रहे मेरे साथ में, उनको ये बता देना कि तेरे भाई को 5 गोली लगी है, 5000 तक नाश्ता ना करे। दिगेंद्र को युद्ध के बाद राष्ट्रपति ने महावीर चक्र से नवाजा। युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले दिगेंद्र का कहना है कि सीने में दुश्मन की गोली लगने से जो पीड़ा नहीं हुई उससे ज्यादा पीड़ा देश के सरकारी तंत्र के रवैये से होती है। अगर वहाँ जाने में शहीद नेता वहाँ रीत चढ़ाने में समय लगाते हैं तो इतने में उसमें चेक में कोई समय नहीं होना चाहिए, तुरंत ही देना चाहिए जो देश के लिए शहीद होगा। और उसको डोल फिरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी औरत क्या फौजियों की औरत कुछ तो ऐसी होती है जो अपने तहसील हेडक्वार्टर का रास्ता नहीं जानती। अगर कोई जाता है तो उसके 20 दलाल हो जाते हैं, उसको बेचारी को भ्रम में डाल देते हैं, उसके पैसे भी लोग खा जाते हैं। दिगेंद्र के पिता भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं। 6 भाइयों में से 4 सेना में रहे, जिनमें दिगेंद्र और दूसरे भाई सतवीर सिंह रिटायरमेंट से वापस आ गए, लेकिन 2 भाई अभी तक सेना में हैं। सतवीर सिंह श्रीलंका में शांति सेना की ओर से लिट्टे के विरुद्ध लड़ाई लड़ने गए थे, जहां वे जख्मी हो गए थे। दिगेंद्र का कहना है कि देश और समाज के लिए कुछ नहीं किया तो जीना ही बेकार है। 11 बैंकरों को मैंने खत्म कर दिया। फायर कराया तो वो गोली मेरे यहाँ लगी। पाकिस्तानी मेजर मुझको तेरे को वो मार दूंगा जो पूरा वर्ल्ड देखेगा आज मुझको। छोटी काशी जन्माष्टमी महोत्सव की खुशियों से सराबोर नजर आई। नंदलाला के जन्मोत्सव पर चहुं ओर बधाई गान गूंजे। मंदिरों में सुबह से ही कतारें लगना शुरू हो गईं। शहर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर सहित सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। मंदिरों में आकर्षक झांकियां और सजावट की गई। कान्हा के जन्म का मुख्य समारोह गोविंद देव जी मंदिर में हुआ। कान्हा के जन्म के स्वागत में मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया। दर्शनार्थियों के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। मुख्य द्वार के साथ अंदर भी मेटल डिटेक्टर लगाए गए। गोविंद देव जी मंदिर में रात 11 बजे से मंदिर परिसर में जन सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही 12 बजे 31 तोपों की गर्जनाओं के साथ पूरा मंदिर परिसर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जैसे जयकारों से गूंज उठा।
मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने अभिषेक किया। इसके बाद पंचगव्य स्नान और महाभिषेक कर ठाकुर जी की आरती उतारी गई। हजारों श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के दर्शन किए। इस जन्मोत्सव में पूर्व महाराजा भवानी सिंह और उनके परिजन, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत, सांसद गिरधारी लाल भार्गव सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। इधर सिंधी कैंप स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भी जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार कर झांकी सजाई गई। सूरजपुर स्थित राधा गोविंद देव मंदिर और सिद्धि विनायक मंदिर में भी जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ठाकुर जी को विशेष पोशाक धारण करवाई गई और भक्ति संगीत के भी आयोजन हुए। इधर एमआई रोड गणपति प्लाजा स्थित यंत्रेश्वर महादेव मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जन्माष्टमी महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलाकारों ने भजनों की सुरसरिता बहाकर उपस्थित श्रोताओं को आह्लादित कर दिया। वहीं गुलाबी शहर के हर घर में भी लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार कर नयनाभिराम झांकी सजाई गई। भक्ति संगीत के आयोजन हुए और नाचते गाते लोग कृष्ण जन्मोत्सव की खुशियों में चूर नजर आए। जगह जगह पड़े कचरे के ढेर, घूमते आवारा पशु और टूटी फूटी बाउंड्री वॉल। जी हाँ, ये स्थिति है मानसरोवर स्थित सेक्टर 44 और 43 के बीच स्थित पब्लिक पार्क की। जन सुविधाओं के नाम पर बसाया गया ये पार्क अपनी बसावट के दिन से ही उजड़ा चमन साबित हो रहा है। आज मैं इसमें 20 साल से रह रहा हूँ। 20 साल से ऐसी स्थिति है इसकी, और पार्क को जैसा भी डेवलप करते हैं 2-4 बार इसका पैसा भी सेंक्शन हुआ है, और सेंक्शन होने के बाद भी इसका विकास नहीं हो रहा है। जबकि मानसरोवर के सभी पार्कों का विकास हो चुका है, लेकिन इसी पार्क को एक 42 सेक्टर का 42 का न विकास होने से पब्लिक इतनी गंदगी में रह रही है। ऐसा नहीं है कि पार्क के विकास की मद पर निगम ने कोई बजट नहीं बनाया हो। अब तक 2 बार इसके विकास की राशि स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन स्वीकृति महज कागजों में ही सिमट कर रह गई। अब तो पूरे सरकार के आप देखिए 5 साल हो गए, अब चुनाव आ रहे हैं, अब क्या करेंगे आप? मुझे तो लगता नहीं है अगर अभी भी कर दे। ये कह रहे जैसे 12.5 लाख रुपए पास हो गए, तो उस हिसाब से तो करना चाहिए इनको। तो पैसा जब गवर्नमेंट ने दे दिया इनको, ठीक। ये जो यहाँ के हमारे समिति बनाई थे, जैसे सामने की कॉलोनी के हैं, ये लोग गए थे, ये है ना, हाँ 43 में से ये भी गए थे, महाराज भी गए थे, जैसे सब लोग आप लोग गए थे जब ये हुआ था, देख लो। पार्क की बदहाली के बारे में स्थानीय लोग कई बार पार्षद से लेकर उच्चाधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के इम्प्लीमेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ। शिकायत तो इतनी शिकायतें करते हैं, रोज आए दिन पार्षद को कहते हो जाएगा बस। नगर निगम से भी की है हमने, नगर निगम से तो हमेशा शिकायत करते हैं, तो हाउसिंग बोर्ड से भी की है, सभी से की है, पर कोई ध्यान नहीं देते ये लोग। ये देखो, आवासीय योजनाओं में दी जाने वाली जन सुविधाओं में पार्क एक अहम सुविधा मानी जाती है। शहरी जनजीवन की भागदौड़ से थके लोग पार्क के सहारे कुछ तरोताजा रहने का प्रयास करते हैं, और पार्क की सबसे ज्यादा जरूरत बच्चों को भी होती है। घर आंगन और सड़क से दूर रहकर बच्चे पार्क में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जहां जनता इन सुविधाओं की आस में सरकारी विभागों के चक्कर लगाने को मजबूर है, वहीं अरबों खरबों के विकास कार्य करवाने का दम भरने वाले सरकारी विभाग इस ओर से आंखें मूंदे बैठे हैं। गुना हमारे काम के अंदर बढ़ोतरी हो गई। प्रथम मुलाकात में ही उन्होंने ये शब्द बोले थे कि मैं यहाँ पे रुकना नहीं चाहता। 199 आज टोटल हमारे पास हैं, चेयरमैन से लेके चपरासी तक। कार्यभार बढ़ता रहा तो आधे से ज्यादा कर्मचारी तो यहाँ के मनोरोगी हो जाएंगे।
एक जमाना था जब राजस्थान लोक सेवा आयोग एक साल में ज्यादा से ज्यादा 4 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता था, लेकिन अब आयोग काम की बोझ से दबता नजर आ रहा है। 25 जून से अब तक केवल 2 महीनों में राजस्थान लोक सेवा आयोग 17 भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्तियां निकाल चुका है। इनमें से पटवारी के 1500 पदों के लिए रिकॉर्ड 8 लाख से ज्यादा आवेदन पत्र आ चुके हैं। वहीं और भी भर्ती परीक्षाओं के 1-1 लाख से ज्यादा आवेदन पत्र जमा हुए हैं। इतने आवेदन पत्रों की बोझ से आयोग के कर्मचारी दबते जा रहे हैं। वे 16 से 20 घंटे रोजाना काम कर भर्ती प्रक्रियाओं को निपटाने में जुटे हैं। इन कर्मचारियों की हालत ये हो गई है कि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति डामाडोल होने लगी है। कई कर्मचारियों को डर है कि वे कहीं मनोरोगी ना हो जाएं। अगर इसी तरह कार्यभार बढ़ता रहा और पद नहीं आए, और मैं मानता हूं कि महीने 2 महीने तक भी ये स्थिति चलती रही, तो आधे से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ के मनोरोगी हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी आयोग प्रशासन की एवं उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। काम के बोझ से आयोग के कर्मचारी अब थक चुके हैं। वे आयोग प्रशासन और सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने भी लगे हैं। आयोग के कर्मचारी संघ ने आपातकालीन बैठक बुलाकर एक मांग पत्र तैयार किया। ये मांग पत्र अल्टीमेटम के रूप में आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी को दिया गया। इस मांग पत्र में मुख्य रूप से कर्मचारियों की नई भर्ती करने की मांग की गई है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर 1 सितंबर से आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी दी है। हमारे तो पद 31 अगस्त तक आयोग में आने चाहिए, नहीं तो 1 तारीख से हमारे जो धरने होते हैं, जो प्रदर्शन होते हैं, जिससे अगर आयोग की छवि खराब होती है तो उसका दोषी कर्मचारी संघ नहीं है, उसका दोषी है आयोग प्रशासन, राज्य सरकार। आयोग के मात्र 199 कर्मचारी और अधिकारी लाखों अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलाने की तैयारी में जुटे हैं। वहीं सरकार ने चुनावी समय में भर्तियों की बाढ़ तो ला दी है, लेकिन आयोग के हालातों की सुध तक नहीं ले रही है। ऐसे में काम के बोझ के कारण कर्मचारियों से हुई थोड़ी सी भी गलती सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते आयोग की गरिमा को ठेस पहुंचा सकती है। मुरलीपुरा में हुई बैंक लूट के बाद पुलिस को जानकारी मिली थी कि लुटेरे काले रंग की बजाज पल्सर मोटरसाइकिल से भागे थे। आनन फानन में हुई नाकाबंदी और एक बार फिर शामत आई काले रंग की मोटरसाइकिल वालों की, लेकिन ये घटनाक्रम महज कुछ घंटों तक सीमित होकर रह गया। रविवार की सुबह लिए गए ये दृश्य हैं त्रिमूर्ति सर्किल के। मीडिया कर्मियों के कैमरे देखते ही नाकाबंदी में तैनात पुलिसकर्मी सक्रिय हो गए। कुछ मोटरसाइकिल सवार जांच प्रक्रिया के तौर पर रोके भी गए, लेकिन महज आधा घंटे बाद जब ओट में छुपे कैमरे ने कुछ इस तरह से उनकी ड्यूटी के हाल जाने तो नजारा कुछ और ही सामने आया। कुछ ऐसा ही नजारा था राजमहल पैलेस वाले चौराहे का, जहां ड्यूटी में तैनात 2 पुलिसकर्मी आराम फरमा रहे थे, वहीं 2 पुलिसकर्मी एक और खड़े गुफ्तगू में व्यस्त थे। और फिर छुपे कैमरे सामने आए तो फिर हो गई ड्यूटी चालू। वारदात के बाद नाकाबंदी होना पुलिस कार्रवाई की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन लूट की वारदात को सुलझाने में नाकाबंदी के दौरान कितनी सफलता मिली है, शायद इस बात का सटीक जवाब पुलिसकर्मी भी जानते हैं।